हेलो फ्रेंड्स, आप वीडियोस को देख रहे होंगे। अब तक मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पे देखेंगे आपको सभी यूनिट से वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने अभी से ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करी हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको मिलना स्टार्ट होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से नहीं मिलेंगी आपको, कुछ एक दो टॉपिक बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ प्रीवियस वीडियोस रह गई होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसकी वीडियोस मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। हम पिछले वीडियोस में कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक पहुंच गए थे। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखिए, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उस पर किए गए वर्क के इक्वल होती है। अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी में स्टोर हो जाता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, डिपेंड करता है कि बॉडी वर्क करने पे चलने लगी या वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आ गई। पर्टिकुलर पोजीशन में आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो मूव करने लगी तो काइनेटिक एनर्जी। और हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी भी कई तरह की होती हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने में भी वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की इस प्लेट पर किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज प्लस, तो जो दूसरी वाली प्लेट है उसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज, और ये ग्राउंड। जब तक इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होता तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तभी उसका पोटेंशियल राइज करना शुरू करता है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, हमने उसको कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो फिर उस बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब तक इस प्लेट पर हमने कोई चार्ज नहीं दिया तब तक इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। जब हमने इसको किसी सोर्स बैटरी हो सकती है, कोई इस बैटरी से हमने इसको चार्ज करना शुरू किया और किसी इंस्टेंट पर इसकी प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इन कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर कर ले रहे हैं वी डैश। ठीक है, देखिए वी डैश एक इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है जब कैपेसिटर की प्लेट पर इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू है। ये फाइनल चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, लेकिन हमने ये क्यू चार्ज इसलिए कंसीडर कर लिया कि जब तक इस पर चार्ज नहीं था तब तो चार्ज आसानी से इस पर आ गया, लेकिन अब चार्ज आ गया तो अब हम इसको जब और चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट और चार्ज लेने के लिए अपोज करेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो जो सोर्स है उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को देने के लिए कैपेसिटर को। यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। मान लीजिए कोई सोर्स इसको डी क्यू चार्ज और दे रहा है क्यू चार्ज के बाद। ठीक, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू वो होगा डी क्यू इंटू वी डैश, या पहले वी डैश लिख लो, वी डैश इंटू डी क्यू। ये वही फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो डी डब्ल्यू वर्क, वी डैश पोटेंशियल डिफरेंस, और डी क्यू चार्ज हमने दिया। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C कंसीडर कर लिया जाए तो Q इज इक्वल टू सी वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। वी डैश की वैल्यू पुट कर दो भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डी। ठीक, ये वो स्मॉल वर्क डन है जो कैपेसिटर की प्लेट को स्मॉल चार्ज डी क्यू देने में हुआ। मान लीजिए इस कैपेसिटर को हम मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू दे सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू दे सकते हैं, और उस मैक्सिमम कैपिटल चार्ज क्यू देने पर कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V हो जाता है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियली चार्ज 0 था प्लेट पर, फाइनल चार्ज Q अपॉन C डी। C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं इसको, 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू Q डी Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू कैपिटल Q, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C अपर लिमिट Q स्क्वायर अपॉन 2, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये वो वर्क है जो कैपेसिटर को 0 से कैपिटल Q चार्ज देने में किसी एक्सटर्नल सोर्स को करना पड़ा। यही वर्क कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये जो वर्क है यही कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि Q चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो हम Q की जगह CV भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम Q की जगह CV यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, तो U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक फार्मूला भाई ये भी बन जाएगा, एक फार्मूला ये बन गया, और हम एक फार्मूला और बना सकते हैं यहाँ से, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो Q स्क्वायर अपॉन, और C की जगह पुट कर दो Q अपॉन V, तो QV, Q से Q कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV। तो ये जो तीन फार्मूले हैं अलग अलग, जैसा भी हमें न्यूमेरिकल गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दो फार्मूले को देखें, इसको और इसको, पहला फार्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकल के आया, मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, और एक आया U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि भाई U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और यहाँ से समझते हैं U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो एनर्जी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तो दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C और U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। देखिए, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C तब होगा जब ये चार्ज कांस्टेंट, और U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C तब होगा जब ये V कांस्टेंट है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ लिया था कि जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो ऐसे में डिफरेंट कैपेसिटर्स पर चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी सीरीज में कनेक्ट करने पर जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें कम एनर्जी स्टोर होगी, ठीक। और अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जब V सेम तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। पैरेलल में कनेक्ट करने पर उस कैपेसिटर में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक और टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी, और छोटा सा टॉपिक NCERT में दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं और सीधे सीधे एनर्जी डेंसिटी डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछ ली जाती है, ठीक है। देखिए, जहाँ भी टर्म एनर्जी डेंसिटी आएगी, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हो, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है।
जब हम आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगी, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। यहाँ कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, वो क्या है कि टोटल जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, अगर हम उसको कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट कर देते थे, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट कर देंगे, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? कैपेसिटर का। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कॉमन एरिया प्लेट्स का ए है, बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए डी। और पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी कैपेसिटर के अंदर स्टोर, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, आप यहाँ पे लिख लीजिए, बट U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एंड V इज इक्वल टू ए डी। V इज इक्वल टू ए डी, ए एरिया, डी सेपरेशन, तो वॉल्यूम ए डी। चलो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और अपॉन वॉल्यूम भी है तो ए डी, ये आ गया। तो ये एनर्जी डेंसिटी हुई। कहीं छोड़ देंगे फॉर्मूला? बहुत फॉर्म्स बन सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, तो भाई हम इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही टर्म्स में लेकर आए, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड की निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लाओ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई होती है, तो भाई ई की टर्म्स में लाना जरूरी है इसको ना। तो ई की टर्म्स में कैसे लाएंगे? तो जरा ई को बारे में देखते हैं पहले क्या है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है भाई। ठीक, पढ़ चुके हैं भैया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी तो ये फॉर्मूला यूज किया था। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज कितना कंसीडर किया है? क्यू। एरिया कितना कंसीडर किया है? तो ये क्यू अपॉन ए क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए लगा दो, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट ई ए। ये जो Q की वैल्यू आप निकाल के लाए एप्सिलॉन नॉट ई ए, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो। और साथ ही साथ आल्सो जो C होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब तक उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है। ठीक है, जब बीच में एयर या वैक्यूम है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये C और Q दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और देखिए क्या आता है। U इज इक्वल टू क्यू की जगह एप्सिलॉन नॉट ई ए का स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये डी ऊपर पहुंच जाएगा, चलो ऐसा करते हैं, डी और ए डी, ये डी से डी यहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं इसको, तो U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट किया, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम स्टेप भूल गए। देखो स्टेप भूलने की कोई बात ही नहीं है, हमें करना क्या है, एनर्जी डेंसिटी हम जानते हैं टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है, वॉल्यूम एडी होता है, वो वैल्यू पुट कर दी, बन गया है फॉर्मूला। यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है अगर आपको चार्ज गिवन है तो।
लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, इसलिए हमें इस फार्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए पुट कर दिया, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल के लाए, C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी, सॉल्व होके आ गया स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन आता है, ये ड्राइव करने को भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। यहाँ तक कैपेसिटर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हो गए। अब अगले वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब अगली वीडियोस में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। और इतना होने के बाद में लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ अब शायद एक ही और वीडियो आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ज़्यादातर टॉपिक हम इन वीडियोस में आपके लिए ला पाए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या उसकी वीडियो अच्छी नहीं आई है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको दोबारा से उपलब्ध करा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।